हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों का आज का जो हमारा पार्ट रहने वाला है 5वें नंबर का रहने वाला है। तो आज पार्ट 5 पे हम बात करने वाले हैं। इससे पूर्ववर्ती हम 4 पार्ट्स पे बात कर चुके हैं। कुछ मौलिक अधिकारों पर चर्चा हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने सबसे पहले जाना था समानता के अधिकार के बारे में। देन उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा संस्कृति के अधिकार पर हम चर्चा कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नेक्स्ट अधिकार और अंतिम और महत्वपूर्ण अधिकार के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, तो यहाँ पे संवैधानिक उपचारों के अधिकार पे हम बात करते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे बात करते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में किया गया है। सबसे पहली चीज़ इसी को ध्यान में रखना है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो उल्लेख है, ये उल्लेख हमें मिलता है आर्टिकल 32 में। ठीक है, और आर्टिकल 32 को अगर मैं बात करूं यहाँ पे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर बात करूं तो इसे जनतंत्र का क्या कहते हैं, पहरेदार भी कहा जाता है, गार्ड कहा जाता है। ठीक है, जनतंत्र का पहरेदार होता है। इसीलिए यहाँ पर जनतंत्र का पहरेदार होने के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा या फिर मैं कहूँ तो हृदय कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा या हृदय आर्टिकल 32 को किसने कहा, तो हमारे बीच में राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जबकि संविधान की आत्मा, बात करूं मैं संविधान की जो आत्मा है, संविधान की आत्मा और संविधान की जो आत्मा है, ये ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा एक तो बोला जाता है प्रस्तावना को भी कहा जाता है, और संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 32 को भी बोला जा रहा है और प्रस्तावना को भी कहा जा रहा है। दोनों को हमें अच्छे से ध्यान में रखना होगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो कहा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान की प्रस्तावना को, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल जो है, उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि संविधान की आत्मा है या फिर कहें तो हृदय है। तो संविधान की आत्मा या हृदय, प्रस्तावना को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, जबकि आर्टिकल 32 को किसने बोला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है दोस्तों, ये जरूर अच्छे से ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न एग्जाम के लिए हमारा बनता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। ओके, तो बात करूं मैं यहाँ पे आर्टिकल 32 के अंतर्गत कुछ बातें की जा रही हैं। 32 क्लोज 1 में जो साफ साफ बोला जा रहा है कि भाग 3 में वर्णित जो भी मौलिक अधिकार हैं, इनको लागू करने के लिए क्या किया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय को अधिकृत किया गया। मूल संवैधानिक रूप से आर्टिकल जो 32 क्लोज 1 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अधिकृत किया जा रहा है। और यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये जो राइट्स है, ये किसको दे सकता है, उच्च न्यायालय को भी दिए जा सकते हैं। और जैसा कि दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा शक्तियाँ उच्च न्यायालय के पास में है। ठीक है, रिट अधिकारिता में हाई कोर्ट के पास में सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो उच्च न्यायालय के पास में भी है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अधिकृत करने के लिए अगर चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय को भी, चाहे तो किसको, अधीनस्थ न्यायालय को भी क्या किया जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों को भी यहाँ पे अधिकृत किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं है संसद ने। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट को किया भी जा चुका है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल 32 क्लोज 1 की मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय को क्या किया जा रहा है, अधिकृत किया जा रहा है। वहीं आर्टिकल 32 क्लोज 2 में बोला जा रहा है कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पर 5 प्रकार के प्रलेख जारी करने की शक्ति दे रहा है। कितने प्रकार के प्रलेख, 5 प्रकार के प्रलेख की बात कर रहा है। प्रलेख कह दीजिए या रिट कहेंगे इसे, है ना, रिट, आदेश कह दीजिए, प्रलेख कह दीजिए, रिट कह सकते हैं हम, है ना। तो रिट अधिकारिता की यहाँ पे शक्ति दी जा रही है किसको,
सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के प्रलेख जारी करता है। ये 5 प्रकार के प्रलेखों पे जस्ट अभी हम चलेंगे, उससे पूर्व में यहाँ पर डिस्कस कर लूँ आप सबसे। आर्टिकल 32 क्लॉज 3 क्या कहता है? 32 क्लॉज 3 में बोला जा रहा है कि संसद न्यायालय की लेख शक्ति को, जो प्रलेख जारी करने की जो शक्ति है, इसे क्या कर सकती है? सशक्त बना सकती है, मजबूत बना सकती है। तो न्यायालय की लेख शक्ति को मजबूत बनाएगा कौन? संसद। अच्छा प्रश्न हमारे लिए बन रहा है, न्यायालय की लेख शक्ति को मजबूत बनाने का कार्य किसका होगा? संसद का होगा। और अधीनस्थ न्यायालय को भी क्या कर सकती है? लेख शक्ति प्रदान कर सकती है, जैसा कि अभी हमने बात किया। ओके, जस्ट अभी हमने बात की इस विषय पर कि यहाँ पर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को भी यहाँ पर लेख शक्ति दी जा सकती है अगर संसद ऐसा चाहे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं आर्टिकल 32 में। अच्छा प्रश्न जो बनते हैं वो 5 प्रलेखों से बनते हैं कि ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं। 5 प्रकार की रिट में सबसे पहली जो हमारी रिट आती है, इसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, हैबियस कॉर्पस की बात की जा रही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की जा रही है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है शरीर प्राप्त करना। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या प्राप्त करना? शरीर प्राप्त करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यह रिट जो होती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण रिट है, जो आदेश के रूप में जारी की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, किस रूप में आ रही है? आदेश के रूप में जारी की जाती है। इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करने का क्या करता है? आदेश देता है। 24 घंटे के अंदर, ठीक है, सीधा सीधा याद रखिए, 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना ही क्या कहलाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, सीधा सीधा याद कीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कर रहा है। और बंदी बनाए गए कारणों की क्या करेगा? जांच करता है कि आखिरकार क्यों इसको बंदी बनाया जा रहा है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गिरफ्तारी के यदि जो कारण हैं, यदि क्या हैं? अपर्याप्त पाए जाएं या अवैध हों, तो ऐसे में बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जो होता है रिहा कर देता है, न्यायालय उसे रिहा कर देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत। याद रखिएगा, हैबियस कॉर्पस जो होती है यह रिट राज्य के अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। मतलब सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, जो हैबियस कॉर्पस जो रिट है, हैबियस कॉर्पस रिट, हैबियस कॉर्पस का मतलब सीधा सीधा एक ही चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण से हमारा तात्पर्य किससे हो गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से हमारा सीधा सीधा जो तात्पर्य है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण से सीधा सीधा हमारा अभिप्राय होता है गिरफ्तारी के संदर्भ पे यह रिट होती है। सबसे पहली कंडीशन ध्यान में रखिएगा, किसके संदर्भ पे होगी? गिरफ्तारी के संदर्भ पे। तो गिरफ्तारी के लिए लाई जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और गिरफ्तारी जो होती है वह निजी क्षेत्र में भी हो सकती है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी हो सकती है। ठीक है, तो निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में यह रिट जारी की जा सकती है। ओके दोस्तों, तो ये जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो साफ शब्दों में हमारी ये लाइन पूरी करते हैं, जिसमें बोला जा रहा है किसी निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ठीक है, राज्य के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध भी होगी और निजी क्षेत्र में भी इसे लाया जा सकता है। वहीं मैं बात करूं नेक्स्ट रिट के ऊपर, तो नेक्स्ट हमारी रिट आती है जिसको हम कहते हैं परमादेश। मैंडेमस की बात कर रहा है, जिसका तात्पर्य होता है कि हम आदेश देते हैं। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण एक आदेश रिट है, वहीं पे परमादेश भी एक आदेश रिट है। लेकिन दोनों की तुलना करें तो परमादेश जो रिट होती है एक शक्तिशाली रिट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से भी शक्तिशाली रिट है। तो 5 प्रकार के प्रलेखों में जो सबसे शक्तिशाली प्रलेख की बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली जो प्रलेख होता है वो होता है परमादेश। ठीक है, इस रिट के माध्यम से किसी लोक प्राधिकारी या पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का क्या दिया जाएगा? आदेश। अच्छे से ध्यान रखिएगा, किसी पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कौन सी रिट लाई जाएगी? बड़ा ही प्यारा प्रश्न बनेगा, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, रिट आएगी परमादेश।
किसी भी पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, कर्तव्यों का निर्वहन, सीधा सीधा याद रखें, कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो रिट लाई जाएगी वो होगी परमादेश। ओके, कर्तव्यों का निर्वहन ना करने से संबंधित कोई भी मामला यहाँ पे आया हो तो ऐसे में ये रिट जारी कर दी जाती है। सबसे शक्तिशाली रिट होगी परमादेश। लेकिन एक चीज़ अच्छे से समझ लेना दोस्तों, जहां बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है निजी क्षेत्र में भी लाई गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी आ रही है, लेकिन क्या परमादेश निजी क्षेत्र में आ पाएगी? निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र में यह प्रतिबंधित हो रही है, क्योंकि ये क्या कर रही है, लोक प्राधिकारी या फिर पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए लाई जा रही है। यह केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र में लाई गई क्या होती है, रिट होती है। लेकिन यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, पदाधिकारियों में बात करें तो पदाधिकारियों में राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर बाकी के विरुद्ध ये रिट लाई जा सकती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रिट पे बात करें। अगली हमारी रिट आती है जिसे हम कहते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। प्रोहिबिशन जो रिट होती है, प्रतिषेध यानी कि सीधा सीधा अर्थ में कहूं तो प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। क्या करना? मना करना। तो प्रतिषेध रिट में यहां पर मना किया जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी निचले अदालत, सर्वोच्च जो न्यायालय होगा, निचले अदालत में चल रही किसी भी मामले को रोक देने का आदेश देता है। ठीक है ना, रोक देने का क्या करेगा, आदेश देगा, तथा आवश्यकता होने पर वह इस मामले को अपने पास भी मंगवा सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय निचले अदालत में चल रहे किसी भी मामले को क्या करने की शक्ति रख रहा है, रोक देने का आदेश दे सकता है या फिर अपने पास मंगवाने का भी यहाँ पे पावर रख रहा है। लेकिन ये रिट तभी जारी की जा सकती है जब वह मामला निचली अदालत में प्रक्रियाधीन है। तो ऑफिशियली जब निचली अदालत में मामला है, उसे अपने पास मंगवाने की जब बात की जा रही तो रिट तो उसी समय आनी है। राइट है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रतिषेध रिट मतलब सीधा सीधा यहाँ पर एक चीज़ नोटिस हो रही होगी कि यह रिट कहाँ से लाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट लेके आ रहा है। कहाँ से आ रही है? निचले अदालत के अंदर मामला चल रहा है तो आ रही है, मतलब न्यायालय से न्यायालय की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब सीधा सीधा प्रश्न बने कि न्यायिक क्षेत्र में कौन सी रिट लाई जाएगी। वन वर्ड में सीधा सीधा प्रश्न कि न्यायिक क्षेत्र में कौन सी रिट आएगी, बताइए फटाफट से। तो न्यायिक क्षेत्र में प्रतिषेध रिट होगी, परमादेश रिट सार्वजनिक क्षेत्र में हो गई, है ना, प्राधिकारियों के विरुद्ध आ रही है, अधिकारियों के विरुद्ध आ रही है ना। जबकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होगी। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट रिट आती है हमारे पास में अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटों की बात कर रहा है। और को वारंटों का मतलब होता है किस अधिकार से या तुम्हें क्या हक है। ओके, किस अधिकार से या तुम्हें क्या हक है, इस क्षेत्र में यहां पर बात की जा रही है। इसका अर्थ हो रहा है, रिट की बात करें तो रिट किस क्षेत्र में लाई जा रही है, किस अधिकार से। नाम से सुन पा रहे होंगे, किस अधिकार से आप आ रहे हैं, ठीक है, या तुम्हें क्या हक है। यदि कोई व्यक्ति किसी पद को ग्रहण कर रहा है, किसी भी लोक पद के ऊपर जाकर के जबरदस्ती उस लोक पद को हथिया रहा है, जो कि उसके उचित है ही नहीं, तो ऐसे में जो रिट आती है वो रिट होती है अधिकार परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा है जिस पद पर कार्य करने के लिए वह अधिकृत नहीं है, ठीक है ना, अधिकृत नहीं है, उस व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी करके उसे वे दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया जाता है जिसके आधार पर वह उस पद का उपभोग कर रहा है। तो इस रिट में पूछा जा रहा है किसी भी व्यक्ति से कि उसने किसी लोक पद को कैसे हथियाया। तो प्रश्न यहां भी बन सकता है, पूछ लेगा कि लोक पदों को हथियाने के विरुद्ध कौन सी रिट लाई जाती है। तो लोक पदों को हथियाने की जो विरुद्ध जो रिट आती है उस रिट का नाम है अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा पूछा जाएगा तुम्हें इस पद पर आने का क्या राइट्स है, हक क्या है। ओके जी। दस्तावेज अपर्याप्त पाए जाने की दशा में उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है। तो उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बोला जाएगा और ऐसे में अगर वह दस्तावेज पर्याप्त रूप से दे नहीं पाएगा तो ऐसे में उसे पद से हटा भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पे। तो नेक्स्ट पांचवी जो हमारी रिट आती है उसका नाम है उत्प्रेषण, या फिर हम कहें तो सार्टरी जो रिट होती है। सार्टरी जो रिट होगी इसके अंतर्गत क्या होता है, सार्टरी का मतलब होता है अधिक जानकारी से, है ना, अधिक जानकारी।
यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, और ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस मामले को अपने पास मंगा लेता है ताकि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं पर क्या कर सके, विचार कर सके। लेकिन ये जो रिट होती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब निचली अदालत उस मामले पर निर्णय दे चुकी हो। यहाँ पर निर्णय दे चुकी होगी, लेकिन इससे पूर्ववर्ती भी अगर मैं चलूँ तो पूर्ववर्ती में बोला जा रहा है, प्रतिषेध रिट में क्या बोला जा रहा है, प्रक्रियाधीन होना चाहिए। निचली अदालत में अगर मामला प्रक्रियाधीन है तो प्रतिषेध रिट आ रही है, और यहाँ पर मामले पर सुनवाई कर चुका है, ठीक है ना, निर्णय दे चुका गया है, तो ऐसे में उत्प्रेषण रिट यहाँ पर लाई जाएगी। तो टोटल रिट कितनी हो गई, 5। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस की बात की जा रही है। नंबर 2 परमादेश, है ना। नंबर 2 जो रिट आ रही है उसका नाम है परमादेश, मैंडेमस की बात कर रहा है। नंबर 3 प्रतिषेध, प्रोहिबिशन की बात की जा रही है। नंबर 4 पे अधिकार परिचय की बात कर रहा है, को वारंटो की बात की जा रही है, और नंबर 5 पे बात कर रहा है उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये 5 रिटों को हमें अच्छे से ध्यान में रखना होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाई जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करें आर्टिकल 32 क्लॉज 3, और आर्टिकल 32 क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि संसद विधि द्वारा आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में दी गई शक्ति को किसी अन्य न्यायालय को प्रदत्त कर सकता है। अच्छे से ध्यान रख लेना, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट अधिकारिता है, लेकिन संसद चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी ये दे सकता है। ओके, तो अभी जस्ट पहले हमने बात की थी इस विषय पर, तो संसद को ये राइट्स होगा कि वह हाईकोर्ट को दे रहा है या फिर अधीनस्थ को भी दे रहा है, तो जिसको चाहे संसद ये रिट अधिकारिता क्षेत्र दे सकता है। अन्य न्यायालय से हमारा तात्पर्य अधीनस्थ न्यायालय से ही है, ठीक है। लेकिन संसद में अब तक ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं किया या अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में ये शक्ति होती है। नेक्स्ट बात करें 32 क्लॉज 4, जिसमें बोला जा रहा है कि संविधान में दिए गए उपबंधों के अतिरिक्त इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा कोई भी राइट्स निलंबित नहीं होगा। पूरे संविधान में आर्टिकल 32 को निलंबित करने के लिए केवल एक ही प्रावधान है, आर्टिकल 359, ठीक है ना, भाग 3 के अंतर्गत जो भी हमारे राइट्स हैं, आर्टिकल 32 को निलंबित करने, रिट अधिकारिता क्षेत्र को निलंबित करने के केवल एक प्रावधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 359, और 359 में बताया गया है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों के तहत आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग करते हुए अगर वह चाहे तो आर्टिकल 32 या भाग 3 के किसी भी प्रावधान को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। ठीक है, जब तक कि स्थिति सामान्य की ओर ना हो जाए तब तक उसे निलंबित कर सकता है, ये उसका राइट्स होता है। तो ये 359 के तहत किया जा सकता है। ओके, तो ये बात हुई हमारी सारी की सारी आर्टिकल 32 के ऊपर। तो आर्टिकल 32 जिसके हमें मूल रूप से क्लॉज याद रखने हैं 32 क्लॉज 4 तक के, 5 प्रलेख शक्तियों को याद करना है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो हमारे आर्टिकल 12, 13, आर्टिकल जो हमारा आएगा 33, 34, 35, ये सारे जो अभी बचे हुए हैं हम इन आर्टिकल्स को भी एक साथ में देख लेते हैं। आर्टिकल जो 12 है, आर्टिकल 12 में बताई गई है राज्य की परिभाषा। अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, और राज्य से हमारा जो तात्पर्य होगा ना, राज्य से हमारा तात्पर्य क्या है, संघ सरकार और संसद। ठीक है ना, संघ सरकार और संसद की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बात की जा रही है, पार्लियामेंट की बात की जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की जा रही है, और विधानमंडल की भी बात की जा रही है। राज्य सरकार और विधानमंडल, संघ सरकार और संसद, साथ ही इसमें शामिल होंगे स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारियों में ग्राम पंचायत होगी, नगर पालिकाएं होंगी, जिला बोर्ड, ये सारे के सारे स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत आएंगे। वहीं पे अन्य प्राधिकारी भी इसमें शामिल होंगे, और अन्य प्राधिकारियों में जो भी सार्वजनिक उपक्रम या फिर कोई कंपनी है जिसमें कुछ हिस्सा सरकारी है, कुछ यहाँ पर निजी हाथों में है, ऐसी प्रत्येक कंपनी भी क्या होगी, राज्य के अंतर्गत आएगी। तो कंपनी भी अपने आप में क्या है, एक राज्य का अंग है। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी से हमारा तात्पर्य यहाँ पर कंपनी एक व्यक्ति है,
ओके, ये बात भी अच्छे से हमें जान लेनी होगी। कंपनी से हमारा तात्पर्य एक व्यक्ति विशेष से, और व्यक्ति विशेष है तो वो इसमें शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 चीज़ें राज्य के अंतर्गत बता दी गई है। संघ सरकार है, संसद है, राज्य सरकार है, राज्य का विधानमंडल है, स्थानीय प्राधिकारी हैं और अन्य अधिकारी जो हैं वो सभी मिलकर के क्या बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। चलिए बात करें आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 में क्या बताया जा रहा है? आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मूल अधिकारों से जो असंगत विधियां हैं उनकी बात की जा रही है आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में। और अनुच्छेद 13 क्लोज 1 कहता है कि संविधान, अच्छे से समझिएगा, संविधान पूर्व की प्रचलित विधियां, जब हमारा संविधान बन रहा है उससे पूर्व की जो प्रचलित विधियां हैं, संविधान लागू होने के बाद, संविधान बनने से पूर्व की जो विधियां हैं, संविधान लागू होने के बाद, ओके, हाँ, बाद भाग 3 से असंगत होने पर, यानी कि भाग 3 में उनको अनुचित ठहराया गया है ऐसी विधियां जो संविधान बनने से पूर्व की है और संविधान बनने के बाद ऐसी विधियां जो भाग 3 से क्या है, असंगत हैं, तो उल्लंघन की सीमा तक क्या होंगी, शून्य होंगी। भाग 3 का जहां तक वो उल्लंघन कर रही है उस सीमा तक वो जो बनाई गई विधि है, जो संविधान पूर्व बनी हुई है, उस विधि को उस सीमा तक क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, वह विधि मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि आर्टिकल 13 क्लोज 1 का संबंध संविधान लागू होने से पहले की विधियों से है। ऐसी विधि या मूल अधिकारों से असंगत होने पर संविधान लागू होने की तिथि से शून्य हो जाती है। तो ये बात हमने अभी भी जस्ट कर ली है यहाँ पे, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना अच्छे से। कैसी विधि है? संविधान पूर्व की विधि, संविधान लागू होने के बाद ऐसी कोई विधि जो पूर्व की विधि है, बाद की किसी विधि से टकराव करती है या भाग 3 का किसी प्रकार से उल्लंघन कर रही है, तो ऐसी विधि शून्य मानी जाएगी। आगे बढ़िए। और इसके लिए क्या लाया गया है? एक सिद्धांत लाया गया है और इस सिद्धांत में इसी बात को यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई विधि जो संविधान लागू होने से पूर्व की है, यदि मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है, सही मेल नहीं कर पाती है, तो उस अधिकार द्वारा क्या कर दी जाएगी, तो उसे उस अधिकार द्वारा ढक दिया जाएगा, अर्थात वह विधि निष्क्रिय हो जाती है। इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई विधि है, ठीक है ना, ये कोई विधि है जो संविधान पूर्व बनी है। अब बन गया हमारा संविधान, संविधान बना तो संविधान में इस विधि का इतना हिस्सा ले लिया गया और इतने हिस्से को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ये हिस्सा छोड़ दिया गया, ऐसे समझ लीजिए। ये जो हिस्सा है, जिसको मैं यहां पर प्रदर्शित कर दूं, ये वाला जो हिस्सा है संविधान की उस विधि में नहीं है, तो ये जो बचा हुआ जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, शून्य होगा। इसको नहीं माना जाएगा। ओके, हाँ, ढक दी जाएगी इसको। चलिए आगे बढ़िए। आर्टिकल 13 क्लोज 2 में क्या कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को क्या करती है, न्यून करती है, कम करती है या उन्हें क्या कर देती है, समाप्त करती है। ऐसी विधियां उल्लंघन की सीमा तक क्या होंगी, शून्य होंगी। तो राज्य ऐसी कोई विधि बना ही नहीं सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, यानी उसके अंतर्गत चलती हुई कोई विधि है तो जरूर यहां पर राज्य उसे बना सकता है। अब यहां पर एक चीज जान लेना है, आर्टिकल 13 क्लोज 1 का जो संबंध है, जहां संविधान पूर्व की विधियों की बात कर रही है, वहीं आर्टिकल 13 क्लोज 2 का संबंध संविधान लागू होने के बाद की विधियों से है। ठीक है ना, संविधान बनने के बाद में ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी। एक ऐसी विधि जो पहले से बनी हुई है, संविधान के समय या मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार से भाग 3 का हनन कर रही है, तो वो विधि क्या है, शून्य होगी। ओके, और इसके लिए पृथकनीयता का सिद्धांत आता है। पूर्व की विधियों के लिए किसका, आच्छादन का सिद्धांत आ गया, जबकि बाद की, संविधान बनने के बाद की किसी विधि को ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी। ठीक है ना, और विधि न्यून कर रही है, मौलिक अधिकारों को या कम कर रही है, समाप्त कर रही है, तो ऐसी विधि नहीं बनाएगा। और इसके लिए कहा जा रहा है पृथकनीयता का सिद्धांत। और पृथकनीयता, सेपरेशन का जो सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि राज्य द्वारा बनाई गई मूल अधिकारों से असंगत विधि उस सीमा तक समाप्त हो जाती है जहां तक वह मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है। ठीक है ना, ये बात हम कर चुके हैं, एक एज ए डायग्राम बनाकर भी हमने इसको देखा है। यानी कि ये कोई विधि है, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि मूल अधिकारों से असंगत विधि उस सीमा तक क्या हो रही है, समाप्त। मान लेते हैं कि ये विधि जो है इतनी मात्रा तक क्या हो रही है, इतनी मात्रा तक फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है। ये पूरा फंडामेंटल राइट्स था, तो ऐसे में पूरा फंडामेंटल राइट्स नहीं, बल्कि ये जो विधि है जो उसे न्यून कर रही है, केवल इसी विधि को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े।
न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या कहता है? तात्पर्य है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय द्वारा उसने क्या किया जाएगा? निरस्त किया जा सकता है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश यदि संविधान का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन करते हैं, तो यहाँ पे न्यायपालिका उन्हें निरस्त कर सकती है। ठीक है, तो इस शब्दावली में ये अच्छे से ध्यान में रख लेना है। स्पष्ट रूप से संविधान में शब्द का सही से उल्लेख नहीं है, परंतु आर्टिकल 13 क्लॉज 2, 32 और आर्टिकल 137 में से देखा जा सकता है। ओके दोस्तों, हाँ, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 इसमें किसका बात कर रहा है? विधि शब्द को परिभाषित किया जा रहा है। ओके, किस शब्द को परिभाषित कर रहा है? विधि शब्द। और विधि की अगर मैं बात करूं तो विधि से हमारा जो तात्पर्य है, विधि से हमारा जो तात्पर्य होगा, विधि से तात्पर्य हमारा नियम से है, नियम है, या फिर हम कहें तो अधिनियम है। नियम का बनना, अधिनियम का बनना, किसी कानून का बनना, कोई अध्यादेश का लागू होना, ये सभी क्या है? विधि है। तो विधि के अंतर्गत ये सब कुछ शामिल होगा ना, ये सब विधि है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के अंदर, यानी विधि शब्द का जो परिभाषित कर रहा है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, वहीं 4 क्या कहता है कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। संविधान संशोधन करना है ना, संशोधन विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। इस बात को स्पष्ट किया गया 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा कि विधि अलग है, संविधान संशोधन अलग है, क्योंकि संविधान में संशोधन संविधान का एक मूल ढांचे के अंतर्गत होगा। मूल ढांचे आर्टिकल 368 की बात कर रहा है 368 के तहत। ओके, हाँ जी, और इसके लिए आया है अधित्याग का सिद्धांत। और ये सिद्धांत कैसा है? अमेरिकी संविधान में लागू होता है और अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में लिया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा न्यायिक जो पुनरावलोकन है वो एक अमेरिकी अवधारणा है। ओके, कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों को क्या कर सकता है? त्याग सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन भारत में सिद्धांत को क्या किया गया? नहीं अपनाया गया। अधिकारों को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। कुछ मात्रा तक यहाँ पर अधिकारों के साथ में आप क्या कर सकते हैं? कुछ मात्रा तक संविधान में नहीं किया जा रहा है, तो ये संरक्षण देने की बात कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, और वो करेगी न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों जी, चलिए आगे बढ़िए। आर्टिकल 33 की बात करते हैं, और आर्टिकल 33 में क्या कहा जा रहा है कि संसद क्या करेगी? विधि बना करके सैन्य बल, अर्धसैन्य बल और जो लोक व्यवस्था को स्थापित करने वाले जो बल हैं, जैसे कि पुलिस वगैरह है ना, पैरामिलिट्री की बात की जा रही है, आर्मी की बात की जा रही है, ऐसे या फिर दूरसंचार आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकारों को क्या कर रहा है? प्रतिबंधित या सीमित कर सकती है। कौन? संसद। इन सभी के अधिकारों को भी सीमित करने का अधिकार किसको है? संसद को दिया जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं, संसद ने इस अनुच्छेद के तहत निम्न अधिनियम पारित कर मूल अधिकारों को प्रतिबंधित भी किया है, जिसमें से अगर मैं बात करूं सेना अधिनियम 1950, वायुसेना, नौसेना, तीनों अधिनियम आए हैं। सेना, थल सेना की बात कर रहा है, वायुसेना की बात कर रहा है, नौसेना की बात कर रहा है। 1950 में अधिनियम ला करके इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उनको क्या किया जा रहा है? सीमित किया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है। वहीं पुलिस बल अधिनियम 1966 और सीमा सुरक्षा बल की बात कर रहा है, एसएसबी की बात की जा रही है 1968 के तहत इनको प्रतिबंधित किया गया है। चलिए आर्टिकल 34 पे अब बात करें तो आर्टिकल 34 कहता है कि संसद, वापस से संसद की बात कर रहा है कि विधि द्वारा ऐसे क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकार प्रतिबंधित या सीमित, प्रतिबंधित भी कर सकती है और सीमित कर सकेगी जहां सैन्य विधि क्या हो? लागू हो। यदि सैन्य विधि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर लागू है तो ऐसे में वहाँ की जो कानून है, अधिकार है, वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या कर सकते हैं? प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। यानी कि मार्शल लॉ अगर लागू है तो ऐसे में व्यक्ति को दिए जाने वाले राइट्स हैं वो उस कुछ सीमा तक क्या हो जाएंगे? उनको रोक दिया जाएगा, उस सीमा तक वो प्राप्त नहीं होंगे, जैसे कि अफस्पा लगा। और वहीं आर्टिकल 35 सीधा सीधा ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 35 में संसद को राइट दिया जा रहा है कि भाग 3 में कोई भी मौलिक अधिकार है कि उस संबंध में क्या बना सकता है? विधि बनाने की। तो संसद की विधि बनाने की शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 35 में है। संसद फंडामेंटल राइट से संबंधित विधि का निर्माण कर सकती है। ठीक है दोस्तों जी, और अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बातें जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड रहने वाली है। मूल अधिकारों से संबंधित प्रमुख जो वाद हैं उन पे चलते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित वाद में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जैसे कि संघीय प्रसादवाद कब लाया गया था? तो संघीय प्रसादवाद 1951 में आ रहा है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के परिणाम स्वरूप यह लाया गया है, जिसे न्यायालय में चुनौती दी गई थी, क्योंकि प्रथम जो संविधान संशोधन है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत संविधान की 9वीं अनुसूची को यहाँ पर समाविष्ट किया गया था।
संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, जैसे कि भूमि सुधार की बात की जा रही है, जमींदारी प्रणाली के बारे में जो उल्लेख मिल रहा है, उसके संदर्भ में यह संशोधन किया जा रहा है और इस संशोधन के तहत इसे मामले को चुनौती दी जा रही है। आर्टिकल 31 के अंतर्गत जो समाविष्ट किया जा रहा है, चुनौती आ रही है। चुनौती क्या आ रही है, सुनिएगा। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है कि मूल अधिकारों में हम क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं। अतः प्रथम संविधान संशोधन जो है बिल्कुल सही है, वैध ठहराया जा रहा है। तो संघीय प्रसादवाद में कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकते हैं। वैसे बता दूं दोस्तों आप सभी को कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं, मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है या नहीं, इन सब बातों को लेकर के आज तक काफ़ी पेच फंसे रहे हैं, विवाद रहते आए हैं। लेकिन जो संघीय प्रसादवाद है, इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स में जिस प्रकार से संशोधन किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। लेकिन ठीक इसके बाद में एक मामला आता है गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद क्या कहता है, 11 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है, 6-5 के बहुमत से यहाँ पर फैसला आ रहा है और फैसले में कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं है। ठीक है ना, 13(3) में संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं है, परंतु संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत ही उल्लेखित है। तो संविधान संशोधन किया जाएगा, विधि बनाई जा सकती है, तो विधि शब्द के अंतर्गत आएगा। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के वो यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अतः मूल अधिकारों में क्या नहीं कर सकते आप, संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। संघीय प्रसादवाद 1951 कह रहा है संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथवाद क्या कह रहा है, संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संशोधन होगा वो किसके तहत होना चाहिए, विधि के तहत कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में हम फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन फिर से एक नया मामला हमारे सामने आता है, केशवानंद भारतीवाद 1973, जो कि अब तक का सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी जो संवैधानिक पीठ है, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ वो है केशवानंद भारतीवाद। क्योंकि इस मामले पर 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठ रही है, 7-6 के बहुमत से यहाँ पर डिसीजन आ रहा है और ये कह रहा है कि जो 24वें संविधान संशोधन 1971 जो वैध है, बोला जा रहा है यहाँ पर, और मूल अधिकारों में संशोधन क्या हो सकता है, किया जा सकता है। तो मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केशवानंदवाद कह रहा है। संघीय प्रसादवाद कह रहा था कर सकते हैं, गोलकनाथ मना करता है, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। विधि के तहत कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर को फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिक स्ट्रक्चर पे खड़ा है और ऐसे में इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, हिला नहीं सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केशवानंद भारतीवाद के अंदर इसी मामले को चेंज किया जा रहा है। न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि अभी मैं बात करके आ रहा हूँ आप सभी से, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है, लेकिन साथ ही ये बात भी कह देता है कि संविधान के मूल ढांचे, जो आर्टिकल 368 का जो सिद्धांत है, प्रतिपादित करते हुए यहाँ पर निर्णय दिया गया कि मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। यानी उसकी प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए, फंडामेंटल राइट से हो या कोई अन्य भाग हो, उसकी यहाँ पर प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए, बाकी यहाँ पर संशोधन हम कर सकते हैं। ओके, और यही निर्णय वापस से दोहरा दिया जाता है मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में, जिसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान के मूल ढांचे का अंग मान लिया गया और इस बाद में केशवानंद भारतीवाद के मूल ढांचे के सिद्धांत को वापस से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बात करें वामन राव वाद 1981 की, तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया था केशवानंद भारतीवाद के तहत 24 अप्रैल 1973 में, है ना, 9वीं अनुसूची में जो शामिल किसी भी ऐसे विषय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा जो संविधान के मूल ढांचे का क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक विषय के ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन कोयलोवाद 2007 कुछ अलग ही बातें हमारे सामने लेके आ रहा है। और कोयलोवाद क्या कहता है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान सभा, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि संविधान सभा और संसद की शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अंतर स्पष्ट किया जा रहा है कि संसद अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अलग है। तो कॉन्सोनेंट जो असेंबली है उसे हम पार्लियामेंट के साथ में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट असेंबली है उसी ने ही पार्लियामेंट बनाई, उसी ने संसद का निर्माण किया है। जब संसद का निर्माण यहाँ पर संविधान सभा कर रही है, तो ऐसे में संसद किसी भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे बदल सकती है।
तो बस इसी बात को लेकर के कोयलोवाद 2007 यहाँ पर निर्णय दे रहा है। निर्णय क्या आ रहा है कि संविधान निर्माण करने की शक्ति संविधान सभा में निहित है, संसद में नहीं है, बल्कि संसद स्वयं उस संविधान के तहत गठित हुई है जिसका निर्माण संविधान सभा ने किया था। ओके दोस्तों, अतः संसद इस संविधान में सामान्य तो क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, सामान्य संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे को नहीं बदल सकती संसद, सामान्य संशोधन ही कर सकती है, क्योंकि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करना एक तरीके से क्या करना है, नए संविधान बनाने की क्या है, समान है, जिसकी शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह शक्ति संविधान सभा के पास में है। ठीक है, अतः मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती कौन, संसद। समझ में आई बात। तो यहां पर संशोधन संसद नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, बाकी सभी चीजें वह कर सकती है। बदलाव करना है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें की जा रही हैं, कुछ वाद हमारे बीच में आ रहे हैं, वापस से ध्यान दे लीजिए। आर्टिकल 32 की हम बात कर रहे थे और आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय को क्या दिया जा रहा है, अधिकार क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं, 5 प्रकार की प्रलेख शक्ति दी जा रही है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 32, इसीलिए इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहते हैं। एक चीज और जान लीजिएगा, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो रिट क्षेत्राधिकार है उनमें भी अंतर यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32, सर्वोच्च न्यायालय जो होगा आर्टिकल 32 के तहत केवल क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने की दशा में रिट जारी करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत न केवल मौलिक अधिकार बल्कि किसी अन्य प्रकार की क्षति या अवैधता को ठीक करने के लिए भी क्या करता है, रिट जारी करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की बजाय जो हाई कोर्ट है उसके पास में कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर होती है किसी भी रिट को जारी करने के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें यहाँ तक हमारी हुई। तो एक बार फटाफट से इन सभी चीज़ों को हम वापस से समलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा या हृदय इसे बोला जा रहा है। 5 प्रकार की प्रलेख शक्ति हैं, फटाफट से रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण। 5 प्रकार के प्रलेख जारी किए जा रहे हैं आर्टिकल 32 के तहत। ओके दोस्तों, साथ ही हमने ये भी जाना यहाँ पे आर्टिकल 33, 34 और 35 पे बात की, आर्टिकल 12 और 13 को भी जाना। और आर्टिकल 12 जो कहता है राज्य की परिभाषा बता रहा है। राज्य की जो परिभाषा होगी वो राज्य की परिभाषा क्या होगी, तो राज्य के अंतर्गत 4 चीज़ें बताई यहाँ पे, संघ सरकार होगी, संसद होगी, राज्य सरकार होगी, राज्य के विधानमंडल होगा, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारियों से मिलकर के क्या बनेगी, राज्य का गठन होगा। वहीं आर्टिकल 13 की अगर मैं बात करूं तो मूल अधिकारों से असंगत विधियों की बात की जा रही। एक तरफ कहा जा रहा है कि संविधान से पूर्व की जो विधियां हैं संविधान बनने के बाद की विधियों के साथ में मर्ज नहीं की जाएंगी, वो विधियां उस मात्रा तक समाप्त होंगी जो भाग 3 का क्या कर रही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। वहीं स्पष्ट किया जा रहा है 13 क्लोज 2 के अंतर्गत, और 13 क्लोज 2 कह रहा है कि किसी विधि ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को न्यून कर रही है, यानी संविधान बनने के बाद में ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जा सकती जो कि फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है। ठीक है, इसके लिए फिर से पृथकनियता का सिद्धांत यहाँ पर आता है। ओके दोस्तों, साथ ही यहाँ पर विधि शब्द की बात करें तो विधि में नियम, अधिनियम, कानून, अध्यादेश को स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आर्टिकल 33 में संसद को राइट्स दिया जा रहा है, सैन्य बल है, अर्धसैन्य बल है, पुलिस बल है, इन सभी को क्या करने की, मूल अधिकारों में प्रतिबंधित या सीमित करने की शक्ति संसद के पास में होगी। वहीं संसद ने यहाँ पर सीमित भी किया है, कुछ अधिनियम यहाँ पे कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ आर्टिकल 34 में जब संसद क्या कर रही है, विधि द्वारा ऐसे क्षेत्र के लोगों को क्या कर सकती है, प्रतिबंधित भी कर सकती है, जो कि जहाँ पर सैन्य बल लागू है, सैन्य विधि लागू हो रही है, ठीक है ना, मार्शल लॉ लागू है, तो ऐसी विधि को तहत वहाँ के स्थानीय लोगों को मौलिक अधिकारों से कुछ हद तक वंचित भी किया जा सकता है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 35 में संसद को विधि निर्माण की शक्ति दी गई है। प्रमुखवाद में अगर हम चले तो प्रमुखवाद में हमारे सब बीच में आता है शंकरी प्रसादवाद 1951 का मामला, जिसमें बोला गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन गोलकनाथ बात कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। वहीं पे केशवानंद भारतीवाद जो है, केशवानंद भारतीवाद कह रहा है संशोधन हो सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, मूल ढांचे को छोड़ करके बाकी संशोधन किए जा सकते हैं। मिनर्वा मिल्स इसी बात को पुनर्स्थापित कर रहा है। वहीं वामन राव जो वाद है, वामन राव वाद क्या कर रहा है, उसी मूल ढांचे के उल्लंघन की बातों को कह रहा है, जबकि कोहिलो जो वाद है, कोहिलो वाद 2007 साफ शब्दों में कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अलग है और पार्लियामेंट अलग है, इसलिए पार्लियामेंट किसी भी प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकती। क्लियर दोस्तों, तो ये था हमारा संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसको हमने अलग अलग पार्ट्स के माध्यम से पढ़ा है। आई होप
आपका बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।